अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास वीरियल थ्योरम के बारे में है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे जब हम क्वांटम में जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं, वहां पे भी इसका इस्तेमाल है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में यहाँ पे ये इसमें इसका एक यानी कह लें कि स्पेशल एक इम्पोर्टेंस आ जाती है जब हम टू बॉडी प्रॉब्लम देख रहे होते हैं, सेंट्रल मोशन देख रहे होते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं वीरियल थ्योरम में कि है क्या, इसका बेस डेफिनेशन कह लें या इसकी स्टेटमेंट कैसे हम समझेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वो सारा आज हम देखते हैं। तो आपके पास ये वीरियल थ्योरम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कलेक्शन ऑफ मैनी पार्टिकल्स देख रहे होते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो आप आपके ज़हन में आएगी कि हम इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम देखेंगे। ठीक है, फिर उसकी मोशन को स्टडी करेंगे एनर्जीज के लिहाज से, वो कैसे वो भी समझते हैं। तो आपके पास जैसे मैंने लिखा कि इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस आ जाती है जब हम सेंट्रल फोर्स के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। ये जो लफ्ज वीरियल है, ये आपके पास एक लेटिन वर्ड से आया विस से, जो फोर्स और एनर्जी के हम मायनों में इस्तेमाल होता है। ये क्लॉजियस ने 1870 के अंदर जब वो हीट को कर रहा था डिस्कस, तो वहां पे उसने ये टर्म यूज की, वहां पे इस थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया। तो अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में इसे देखते हैं कैसे कि वीरियल थ्योरम करता क्या है। ये बुनियादी तौर पे एक इक्वेशन के थ्रू रिलेट करता है किसको, एन पार्टिकल जो इकट्ठे होते हैं एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, यानी आपके पास एन पार्टिकल का एक बाउंडेड सिस्टम है, उसमें ये एक जनरल इक्वेशन बनाएगा रिलेट करने के लिए किसको, वो करेगा आपके पास एवरेज टाइम के लिहाज से, हम एवरेज देखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम को, जो सिस्टम आपका बाउंड होगा पोटेंशियल फोर्सेस से, और उसको रिलेट करेगा किसके, एवरेज ऑफ द ओवर टाइम ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। देसी देसी जुबान में बोलूं, सादा सादा बात करूं, किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, उसकी जो टाइम एवरेज है, उसको रिलेट करेगा उस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की टाइम एवरेज है। बात समझ आ गई। यानी और सादा करूं कि आपने टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टाइम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के साथ देखना है कि एक रिलेशन बनाना है किसके लिए, एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, एन पार्टिकल्स जो एक सिस्टम के अंदर होंगे। बात समझ आ गई। अब जनाब इसको जरा प्रूफ देखते हैं, और जब स्टेटमेंट जब वो मैथमेटिकल टूल आएगा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि कैसे आप टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक बना पाए टाइम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के साथ। लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर आर आई से मैं जाहिर कर देता हूं, और फोर्स आपके पास एफ आई है। यहाँ पे आप फिग में देख सकते हैं एन पार्टिकल आपको शो किए गए हैं, आर आई आई, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 से एन तक होने वाली है। ठीक है, और आप उस सिस्टम पे चूंकि फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्सेस भी ज्यादा एन पार्टिकल्स पे एक्ट करेगी, तो एफ आई आ जाएगा आपके पास। अब न्यूटन का जो लॉ है वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्विवेलेंट होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो मैंने उसी चीज को लिखा कि एफ जो आपके पास फोर्स है वो पी आई डॉट के बराबर है, यानी डॉट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो जनाब अब एक यहाँ पे एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे मैं उसे लैम्डा कह देता हूँ, मुख्तलिफ लोग इसे जी भी कहते हैं, एस भी कहते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लैम्डा बराबर होगा किसके, समेशन आई 1 टू एन पी आई डॉट आर आई। तो पहली चीज जो आपके जहन में आ रही है डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है तो जवाब क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब डॉट है किस किसकी, मोमेंटम की और पोजीशन वेक्टर की। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास अगर मैं इस क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव लेता हूं, तो आप बोलोगे कि भाई डी लैम्डा ओवर डी टी आ जाएगा, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपने डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे तो दो फैक्टर है, तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। तो मैंने पहले पी आई फर्स्ट लिख दिया, सेकंड का डेरिवेटिव ले दिया, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 3 में आप एक फैक्टर टर्म के ऊपर एक बॉक्स मैंने बना दिया ताकि मैं बता सकूं कि मुझे इस टर्म को अलग से डिस्कस करना है। जो इस आप बॉक्स के अंदर टर्म है, मैंने ये टर्म उठा के बाहर निकाल ली है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मोमेंटम पी आई, तो क्या मैं इसे एम आर आई डॉट नहीं लिख सकता। ठीक है, आर आई डॉट का मतलब हो गया वेलोसिटी, तो एम वी होता है मोमेंटम। तो जनाबे वाला आर आई डॉट आर आई डॉट, ये तो आइडेंटिकल वेक्टर है, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये आर डॉट स्क्वायर हो जाएगा, आर आई डॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो जनाब क्या हम इसे वेलोसिटी के तौर पे नहीं ले सकते,
तो आपने वेलोसिटी का स्केयर हो गया। और आप पूरे सिस्टम की जब टोटल एनर्जी देखोगे एन पार्टिकल पे जो मुश्तमिल है 1/2 समेशन आई टू एन एम आई वी आई स्केयर हो जाएगा। तो जनाब आई की वैल्यू आप समझ रहे हैं 1 से एन तक ली जा रही है। तो यहां से अगर मैं 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट पे, तो क्या ये सारा फैक्टर जो इस वक्त मेरे पास इक्वेशन में आ रहा है 2t नहीं लिखा जा सकता? अब ये जो टर्म थी ये मैंने इक्वेशन 3 में से उठाई थी, ये बॉक्स डला हुआ है, क्या वापस ना डाल दूं यहाँ पे? तो 2t मैंने हाईलाइट करके लिख दिया कि वो डब्बे वाली जगह पे 2t आ चुका है। और आप देखो कि आपने पढ़ा हुआ है पी डॉट, पी आई डॉट को आपने फोर्स के बारे में लिया हुआ इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या इक्वेशन 1 की वैल्यू भी लग सकती है यहाँ पे इक्वेशन 3 में? तो पी आई डॉट की जगह मैंने एफ लिख दिया, मैंने इसका कलर हाईलाइट कर दिया। ठीक है, 2 बदलाव आए हैं इक्वेशन 3 में। तो जनाबे वाला अब आपके पास अगर हम इसकी टाइम एवरेज लेते हैं, ये इक्वेशन जो 4 आई है, अब सादा एवरेज कैसे लेते हैं पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं ना। जितने नंबर चीजें उन सबको जमा करो और उतनी तादाद से डिवाइड कर दो। ठीक है, देसी मतलब यही है। अब लफ्ज है टाइम एवरेज, तो आप कहेंगे ओवर द इंटरवल टाउ, आप इसे कह लें तो आप 0 से टाउ तक सारे फैक्टर्स जमा कर दो और टाउ से डिवाइड कर दो। ओके होगी बात? तो ये एवरेज का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। अब इसको आप इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रल समेशन की जमा की सूरत में आता है। तो जनाब इस सारे फैक्टर को मैं डी लैम्डा ओवर डी टी के ऊपर बार डाल देता हूं। ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा कि इस फैक्टर का मैंने क्या लिया, टाइम एवरेज लिया। तो ये लेफ्ट साइड थी तो राइट साइड का भी लेना पड़ेगा, तो मैंने इन पे भी बार डाल दिए ताकि ये आपके पास टाइम एवरेज को शो करें। राइट साइड को तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। जरा इस तरफ देखें कि आप जब इस इंटीग्रल को देखेंगे dt dt से कट जाएगा, 1 ओवर टाउ साइड पे कर लें, 0 से टाउ आप डी लैम्डा आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दें तो आप कहेंगे लैम्डा टाउ माइनस लैम्डा 0 और 1 ओवर टाउ साइड पे चल रहा है। ये इक्वेशन 5 अब मेरी बुनियादी इक्वेशन बन गई, मुझे सारी डिस्कशन इसी को लेके चल के करनी है। ठीक है जनाब, समझ आ गई बात? अब केस 1 मैं लेता हूं पीरियोडिक मोशन का। लेट्स से हम कहते हैं टाउ आपके पास पीरियड है जिसमें तमाम कोऑर्डिनेट रिपीट कर रहे हैं सर्टेन इंटरवल के बाद। ठीक होगी बात? यानी आपके पास रिपीटेशन आ रही है फंक्शन में। तो हम कहेंगे अगर ऐसा मामला है तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू तो एक तरह से साइकिल की बराबर हो जाएगी। तो लैम्डा टाउ बराबर होगा लैम्डा 0 के, तो लेफ्ट साइड तो 0 होगी आपकी क्योंकि ये इक्विवेलेंट हो गए हैं। तो इसका मतलब 2t अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो यार आप समेशन कह लो, दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस साइन आ जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा। तो ये जो इक्वेशन 6 बनी कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी की टाइम एवरेज है, ये बराबर आई किसके, माइनस हाफ समेशन आई टू एन एफ आई डॉट आर आई डॉट के ऊपर बार है, यानी कि टाइम एवरेज इस फैक्टर का भी है। ये चीज कहलाती है वीरियल थ्योरम। ठीक है, और इसमें जो राइट पे अब आप टर्म देख रहे हैं ये जो नेगेटिव के साथ आ रही है ये कहलाती है वीरियल ऑफ क्लॉजियस। ठीक है, तो अब आपके पास इसका जरा सेकंड केस देखते हैं कि आपके पास नॉन पीरियोडिक मोशन आ गई। अब अगर नॉन पीरियोडिक मोशन है तो मुझे कुछ शर्तें देखनी पड़ेंगी कि पहले तो कोऑर्डिनेट्स रिपीट कर रहे थे, तो मुझे कहना पड़ेगा कि अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेलोसिटी आपके पास क्या है, रिमेन फाइनाइट, यानी उनकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसका अंदर कोई ना कोई अपर एंड वैल्यू होगी लैम्डा की। तो आप कह सकते हो कि लैम्डा टी और लैम्डा 0 बराबर नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 5 है, मैंने ऊपर पीछे जाने की बजाय यहीं साइड पे लिख दिया है। तो वहां पे तो जब केस 1 था तो लैम्डा टाउ माइनस लैम्डा 0 बराबर थे तो 0 हो गया था, अब बराबर नहीं है। अब ये चीज 0 तो नहीं आएगी। अगर मैं कहूं मुझे वीरियल थ्योरम बनाना ही बनाना है तो मुझे इसकी लेफ्ट को 0 करना है। तो लेफ्ट 0 कैसे कर सकते हैं? हम 0 कर सकते हैं अगर टाउ को बहुत बड़ा कर दें। कितना बड़ा? इनफाइनाइट कर दें। तो इनफाइनाइट जब किसी चीज को डिवाइड करेगा तो 0 आ जाएगा। तो मैंने यही किया। तो आप देखो जब आप नॉन पीरियोडिक मोशन में भी वीरियल थ्योरम लगा सकते हैं, मगर उस केस में जो टाइम इंटरवल है वो आप कितना लोगे, इनफाइनाइट लोगे। तो अब आपके पास ये अप्रोच आ गई उसी पैटर्न पे, ये भी आपके पास वही टूल बन गया जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 में बना था, जिसे मैंने वीरियल थ्योरम कहा था। ठीक होगी बात? अब कुछ केस हैं जो अब हमारे पास जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेंट्रल फोर्स का। तो अगर पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है तो हम जानते हैं कि भाई कंजर्वेटिव होता है सिस्टम, तो आपके पास जनाबे वाला ग्रेडियंट आ जाता है फोर्स के इक्विवेलेंट। तो F बराबर आ जाएगा माइनस पार्शियल V ओवर पार्शियल R। अगर आप फोर्स वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो तो इसके साथ आप एक पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर लगा दोगे। ठीक है, अब आप Fi की जगह ये वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे। ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ क्या होने वाला है, पॉजिटिव हो जाएगा।
आर यूनिट वेक्टर और डॉट आर आई, तो आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो यानी डॉट प्रोडक्ट लोगे तो सिर्फ आर ही बचेगा अब आपके पास, ठीक है। तो आपने वो आर लिख दिया, इन जनरल मैंने समेशन का साइन खत्म कर दिया है, मैंने इसके जनरलाइज सा कर दिया है, ठीक है। वी अब आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेट्स से हम कह देते हैं वी फंक्शन है, यहाँ पे वी बराबर है सी आर की पावर n प्लस वन, सी यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, ठीक है, आर पोजीशन वेक्टर है और n प्लस वन आ गया। अब इसका मतलब v की जगह ये वैल्यू इक्वेशन 8 में रिप्लेस की जा सकती है, मैंने कर दी, c चूंकि कांस्टेंट था तो पार्शियल से बाहर रखा मैंने। तो अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n प्लस वन पावर है नीचे उतरेगी और एक पावर कम हो जाएगी तो n लिख दिया, तो डिफरेंशिएट करके लिख दिया। अब c और n प्लस वन तो कांस्टेंट है, क्या आप इन्हें बाहर ले जाया जा सकता है, तो देखो n प्लस वन मैं बाहर ले गया। अब अंदर क्या बच गया, c r और एक r ये वाला, तो r बेस एक जैसी है, पावर इकट्ठी हो जाएंगी। जब आप पावर इकट्ठी करोगे तो जिसे मैंने रेड कर दिया है, क्या देखो तो क्या ये सारी चीज v के बराबर नहीं मानी हुई, तो इसका मतलब ये जो बार के नीचे अब फैक्टर बन गया ये सारा v पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये टूल बन गया जनाबे वाला इक्वेशन 9 में जो मेरा ताल्लुक बना रहा है काइनेटिक एनर्जी का किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ऊपर बार लगा हुआ है, इसका ना टाइम एवरेज, काइनेटिक एनर्जी भी टाइम एवरेज है, पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम एवरेज है। अच्छा जी, तो अगर मैं कहूं इनवर्स के लॉ वाला केस है अभी मेरे पास, तो आप बोलोगे n की वैल्यू -2 लो, तो जनाब अब आपके जहां n आ रहा है माइनस लगा देंगे, -2 लगा देंगे, वैल्यू आपके पास -1/2 v आ जाएगी। यहां से 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नेगेटिव का v भी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो 2t प्लस v आ जाएगा। आपने ये मामला देखे होंगे कहा, बोहर के हाइड्रोजन एटम वाले मॉडल में, जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ होती है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। यही आपको प्लैनेटरी मोशन में भी मिलता है। तो आपने देखा वीरियल थ्योरम की मदद से हमने एक चीज जनरलाइज तौर पे फाइंड आउट कर ली, ओके होगी बात। अगर मैं कहूं कि भाई ये तो इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला मामला था, अगर लीनियर फोर्स होती, रिस्टोरिंग फोर्स जैसे हुक्स लॉ है, तो n की वैल्यू में 1 रखता तो 1 + 1 2 आ जाता, 2 2 से कट जाता। तो अब देखो काइनेटिक और पोटेंशियल टाइम एवरेज बराबर हो गए, तो आप कहोगे कि ऐसा मामला सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है जहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ हाफ हो जाती हैं, ठीक होगी बात। अब इसकी कुछ और सिग्निफिकेंस देखते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर क्या मामला आते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई आपके पास ये इतना सिग्निफिकेंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको निकाल देता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए, जिसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना भी मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में है, जैसे आप गैस का प्रॉब्लम देखें कि आपके कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखोगे जो कि टेम्परेचर के साथ रिलेट करती है, ठीक है। मगर जब आप वीरियल थ्योरम देखोगे वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो आपके पास ये कहेंगे कि यानी ये उस सिस्टम के लिए जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे भी नहीं है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, मगर ये फिर भी उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी निकाल देगा, ओके होगी बात। तो इससे क्या पता चला कि वीरियल थ्योरम जो है एवरेज प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है, ठीक है, और उसके यानी जैसे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एस्ट्रोनॉमी में देखें तो वीरियल थ्योरम इस्तेमाल किया जाता है ग्रेविटेशनल मैस निकालने के लिए, मतलब कि हम गैलेक्सीज का, क्लस्टर्स का एक एस्टिमेटेड मैस सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज आ गया। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो वीरियल थ्योरम होता है उसे हम कहेंगे ये लगाया जा सकता है कहां पे, फॉर बाउंड स्टेट ऑफ अनकन्फाइंड सिस्टम के लिए। बात समझ आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे टेंसर फॉर्म में ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आपके पास आपको समझ आया कि वीरियल थ्योरम अब क्लासिकल फिजिक्स में भी काम कर रहा है मूविंग पार्टिकल के लिए, और आपके पास क्वांटम फिजिक्स में भी चल रहा है। तो इस लिहाज से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक सा कंसेप्ट है, टूल आपको समझ आ गया। तो जनाब अब आपके पास ये टॉपिक था, आपने इसका स्टेटमेंट भी समझ आ गई कि भाई आपने टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक देखना है किसके साथ, टाइम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के साथ। वो अब आपने इनवर्स स्क्वायर लॉ में भी देखा, लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स में भी देखा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।